मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और गोपाल जी को नहला रही हूँ मैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आया है कि सोनिका ने व्लॉगिंग क्यों बंद कर दी। तो इसने इसलिए बंद कर दी क्योंकि क्या होता है, जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं, घर में रहती हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता बनाने के लिए। अब आप लोग कहते हो फैमिली दिखाओ, ये नहीं आया। देखो, हर किसी के घर में ऐसा माहौल नहीं होता कि उसकी फैमिली कंफर्ट जोन में हो, मतलब वीडियोस में आने के लिए, या वो आना चाहते हों। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी होता है, कई बार मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या वीडियो बनाऊं। और अगर कुछ दिखाते हैं, हम कुछ बनाते हैं, तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, जी आप ये क्या कर रहे हो या वो। बट ठीक है कि हमारा फैमिली चैनल है, लेकिन हर वक्त जो होती है वो फैमिली अवेलेबल नहीं हो सकती। जब हमने चैनल शुरू किया था, हमारे बच्चे कुछ नहीं करते थे उस टाइम पे। अब क्या है, बच्चे सेटल हो गए, शादियां हो गई उनकी, वो काम धंधों पे लग गए, तो वो 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं रहेंगे ना कि वो हमारी वीडियो के लिए बैठे रहें कि हमें वीडियो में आना है। और दूसरी बात क्या है, वीडियो का प्रोफेशन हमारा है, हमारे और फैमिली मेम्बर्स का नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियोज़ में आए। और देखो, सब क्या उम्र के साथ जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, सबके काम धंधे लग जाते हैं, सब अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं, तो मतलब अब उसको भी यही लगा कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, चाची मेरे पास कुछ बनाने को नहीं है, मतलब कितना क्या दिखाए वो। तो इसीलिए उसने व्लॉगिंग जो है वो बंद कर दी है। तो बस यही रीज़न होता है। जैसे मुझे भी बहुत बार लगता है कि अरे मैं क्या करूं, क्या दिखाऊं, क्या बनाऊं। हल्का सा कुछ दिखाओ, कुछ अलग करो, तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि हम तो ये क्या है, आपकी वीडियो अच्छी नहीं रही जी, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। भाई, हम हाउस वाइफ्स हैं, जो हम घर में करेंगे वो सभी तो दिखाएंगे जहाँ जा रहे हैं। अब ये देखो, हम घर से इतने ठाली नहीं है कि रोज़ की रोज़ उठे और चल दिए, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हाउस वाइफ्स के लिए। तो बस यही है जो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, रोटी पानी, भगवान जी की नहलाना धुलाना, पूजा पाठ, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो बस यही रीज़न है। अब उसको लगता है कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने उसको बोला भी था, मैं कहा सोनिका तो क्यों नहीं शुरू करती ब्लॉगिंग। तो बस वही रीज़न है। अब वहाँ जाने के बाद फिर भी यहाँ रहती थी, तो फिर भी चलो हम सब दिखते थे तो व्लॉगिंग हो सकती थी। अब वो हो गई है दूर। जैसे अब मैं उसको वीडियो में नहीं ले पाती क्योंकि वो आती कम है, तो ऐसे हम भी नहीं जाते भी। हमारे यहाँ तो बेटियों के ऐसे बहुत ज़्यादा जा के नहीं बैठा जाता। मतलब मैं तो खैर नहीं जाती फालतू बेटियों के घर, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम जाएं तो बेटर है। तो यही सब प्रॉब्लम होती है ब्लॉगिंग के अंदर। उस टाइम सबने खाली करा था हम लोगों ने, कोरोना के टाइम सब खाली थे, वेले थे, सब इकट्ठे रह रहे थे, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो बस यही फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया, बस वस्त्र पहना रही हूँ उनको मैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को माला मिली सालासर से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप पागल लेडी है, इतनी खुश हो रही है कि खुशी के मारे रोने भी लग गई। तो क्या होता है, मैंने मंदिरों में देखा, जैसे मैं वृंदावन भी 1-1.5 साल कंटिन्यू गई हूँ, गोवर्धन परिक्रमा पे भी। तो पंडित क्या करते हैं वहाँ पे कि जैसे भी तुमने पैसे दे दिए, 100 रुपये दे दिए, 200 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, तो वो फटाफट से माला भी देंगे आपको, और वो उनका पटका भी देंगे और प्रसाद भी देंगे। और वैसे वो कुछ नहीं देते। कितनी औरतें बेचारी लाइन में खड़ी खड़ी, माला दे दो पंडित जी माला। आप यकीन मानेंगे, इतनी माला वहाँ पैरों में कुचल रही होती है ना, पर वो लोग बंदे किसी को माला नहीं देते, 2-4 फेंक करके रह जाते हैं। तो मेरी हमेशा से ये तमन्ना थी कि मैं कभी भी पैसे दे करके माला नहीं लूंगी, कि भाई जैसे पे करा कि भाई पंडित जी लो 500 रुपये, लो 200 रुपये, कि मतलब देखो मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ पूजा पाठ पंडितों के लिए, पर एक जनरल बात बता रही हूँ कि मैं क्यों खुश हुई। तो क्या होता है कि ना, उसमें क्या होता है, मैं नहीं मांगती क्योंकि मुझे पता है वो लोगों ने देनी नहीं है। और ऐसे मांगने से माला लेने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि घर पे आकर के रहता है, फिर माला का क्या करो, इधर उधर लोग रखते हैं। मेरे दिमाग में शुरू से ये बात थी, शुरू से ही, कि जैसे मैं वृंदावन जाती थी, कि गोपाल जी जब आप खुद से मेरे गले में या मेरे हाथों में, मेरी झोली में माला डालेंगे ना, तब मैं समझूंगी कि हाँ आपने जो है मेरी मतलब पुकार सुनी या मेरा आना सफल करा। तो ये रीज़न था। अब क्या था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो आराम से खड़ी हुई थी, अपनी झोली मैंने ऐसे फैलाई हुई थी, और मैं मतलब अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उनका शुक्रिया अदा कर रही थी, जो भी कर रही थी। एकदम से वो माला जो है आकर के मेरी झोली में डली। अब वो किसने डाली, कोई गार्ड ने डाला, कोई पंडित, किसी ने भी डाला, वो मुझे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मतलब मेरे को खुशी इसलिए हुई कि वो मेरे को माला खुद मिली, बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा चढ़ावा चढ़ाए, या मतलब बिना एक्स्ट्रा कुछ मांगे। और मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा चढ़ावा नहीं चढ़ाया कि मैंने खड़े होकर माला नहीं मांगी। वो अपने आप से, जो मैंने चुन्नी खोल रखी थी, उस चुन्नी के अंदर जब आके पड़ी, तो बस वो मेरे को खुशी थी कि मेरे को खुद से भगवान ने माला दिया है। मेरी ये सोच थी कि मेरे को खुद मिला है ये। तो
बस अब जैसे जी यही मेरे बोल रहे थे गाजियाबाद वाले कि अगली बार फर्स्ट लाइन में खड़े होंगे, वो पंखुड़ी ऐसे हाथ सर पे लेंगे, पेमेंट करी, पहुंच गए। मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जी यही जब खुद से भगवान चाहेगा वो हमें खुद, क्योंकि कई बार ऐसे खाटू में हुआ है कि वो लोग ना लाइन को ऐसे खोल करके ना बैक वालों को फ्रंट की लाइन पे ले आते हैं। ऐसे मेरे से 1-2 बार हुआ है पहले। तो मैंने कहा देखो जब भगवान चाहेगा ना जी यही तब होगा वो, ये आप मत सोचो कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम तो लोगों का ऐसे दर्शन कराऊंगा, मैं मतलब रुपए देंगे, रुपए ले रहे थे वो। यार ऐसे दर्शनों को क्या, भगवान ने अगर हम, मैं कहती हूँ धरती पे भी कदम रख दिया ना, भगवान को पता लग गया, हमारी हाजिरी लग गई है कि हम आ गए हैं। तो मेरी सोच ये है कि हमारी हाजिरी लग गई कि हम बालाजी आ गए, हम खाटू जी चले गए, हम वृंदावन में आ गए हैं। और मेरे को ये लगता है कि कितनी बार कितने लोगों के बनते बनते प्रोग्राम रह जाते हैं, किसी के भाग में नहीं होता, वो नहीं पहुंच पाता, नहीं जा पाता। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे आए हैं मेरे रिलेटिव्स के कि वो मंदिर में पहुंचने स्थान पे पहुंचने के बाद मंदिर में नहीं गए, मतलब कोई ना कोई रीजन ऐसा हुआ कि उनको दर्शन नहीं हुए, मतलब कुछ भी हुआ ऐसा। हमारे नोन के साथ में भी ऐसा हुआ है कि मतलब तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान चाहता है तो वो करता है, भगवान चाहेगा तो तुम जाओगे। हम कितनी बार टिकट बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं वृंदावन जाएंगे, खाटू जी जाएंगे, सालासर जाएंगे, नहीं जा पाते क्योंकि उनकी मर्जी नहीं होती। तो इसीलिए मेरी ये सोच है कि भाई जब वो बुलाते हैं हम तभी जाते हैं। तो बस यही मेरी धारणा है। और गोपाल जी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। और खाना वगैरह मेरा सब बन चुका है। और गोपाल जी का श्रृंगार जो है मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, मैं बिल्कुल तसल्ली से करती हूँ बैठ करके। अगर मेरे सर पे खाना काम नाच रहा होता है ना कि उसका नाश्ता बनाना है, उसका खाना बनाना है, अरे अभी तो मेरा ये काम पड़ा है, मैं ऐसे नहीं करती। मैं बिल्कुल तसल्ली से बैठ के बहुत मन से बिल्कुल आराम से मैं गोपाल जी का, मेरे गोपाल जी को एडजस्टेबल है, उनको पता है कि ये ऐसी है, ये ऐसी ही करेगी। और ऐसा नहीं है, वो खुश है मेरी चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश हैं। तो मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई टाइम मैटर करता कि मैं कितने बजे श्रृंगार कर रही हूँ, अरे आज तो मैं लेट हो गई, ऐसा नहीं है। और मैं बता दूं कि मेरा ऐसा कोई, मैं डेली नहलाने का भी नहीं है गोपाल जी का। बाई चांस मुझे कोई जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, मुझे टाइम नहीं मिला या मेरे पास ज़्यादा काम का लोड है, तो मैं उस दिन नहीं भी स्नान कराती गोपाल जी को। मेरे गोपाल जी जानते हैं, हो सकता है उनका खुद ही मन ना होता हो कि भाई आज मेरा मन नहीं है नहाने का, तो तू रहने दे, मत नहला। तो ये होता है। तो हमें क्या है, भगवान जी के साथ हम जुड़, मैं तो देखो जुड़ चुकी हूँ। तो मेरे लिए ना पहले मुझे मन में वहम आते थे जरा ऐसी बातों को लेकर के कि हाय ऐसा हो गया, पर अब मुझे पता है मेरे जो लड्डू बाबू हैं, मेरे जो गोपाल जी हैं, वो मेरे साथ हैं, तो मैं उनको साथ ले करके चलती हूँ। तो मैं अब इतनी ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती। और वैसे भी फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपका बुरा टाइम होता है ना, आप यकीन मानोगे इतनी चीज़ें भी ना ऐसे चुभती हैं ना। मेरे साथ ऐसा होता था कि वो चीज़ें ना मेरे को चुभती थी कि हाय आज ऐसे हो गया, हाय आज मेरी जोत ऐसी हो गई, हाय आज जोत नहीं लगी, हाय जोत हो गई, मतलब हो गई का मतलब कि बुझ गई, लगी जोत। लोग भी ऐसा टाइम फेस कर रहे हैं, बुरा टाइम इस टाइम पे, तो वो सब ये मेरी भावनाएं जो है वो समझ सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ मेरे साथ, जब मेरा बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था और मैं जैसे रोहिणी रहती थी, सब कुछ बेच करके मैं आ गई थी, यहाँ पर चेंज कर लिया था मैंने घर, मतलब मदर इन लॉ वाले घर में ही आ गई थी। तो कितनी बार मेरे मंदिर में आग लग गई, जोत जैसे मैं जोड़ा लगाती थी जोत का, तो वो उछल जाता था अपने आप ही, जोत में लगे लगे ना जोड़ा ऐसे करके ऊपर ऐसे उछल जाता था और वो आग लग जाती थी मंदिर में। ये सोचो कि एक तो बुरा टाइम, तुम्हारे पास कुछ नहीं, परेशान, ऊपर से जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो सोचो मैंने मतलब वो टाइम कैसे निकाला होगा कि मतलब इतने वहम के साथ, इतनी सोच के साथ। अब जैसे थर्सडे के दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था, जैसे ही थर्सडे आता था ना मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी कि हाय थर्सडे आ गया। थर्सडे की सुबह से मेरी घबराहट शुरू हो जाती थी, भगवान का नाम जपती रहती थी। उस टाइम पे मैंने ये देखा है मेरे ना भगवान भी नहीं सुनते थे। मैंने ये देखा है कि जब आपको बुरा टाइम आता है ना, उस टाइम भगवान भी पता नहीं हमारे नाम के ना कहाँ सो जाते हैं। अच्छे टाइम में मैंने देखा भगवान बहुत क्विक सुनता है कि फटाफट से हमने मन में ये सोचा और इधर चट हमारा ये काम हो गया। लेकिन बुरे टाइम में ना पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि उस टाइम ना भगवान भी हमारा साथ नहीं देता। मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता था। और थर्सडे आता था और मैं घबराना शुरू, मेरे दिल की धड़कन तेज कि हाय क्या करूँ, हाय, मतलब ऐसा होता था मेरे साथ में। मैंने वो टाइम भी फेस किया है और बस काट ली ज़िंदगी, कितना डर के सहम के
हम लोगों ने अपना टाइम बिताया है वो मैं ही जान सकती हूँ। देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है, वो ही जान सकता है जिस पे बीतती है। दूसरा इंसान तो क्या है सुनेगा। बहुत लोग मजाक भी बनाते थे हमारी बातें सुन करके, कहते थे क्या है, क्या पंडितों के क्या धक्के खा रहे हो तुम, क्या पूजा पाठ कर रहे हो। मैं फ्रेंड मेरी शादी हुई थी, आप यकीन मानोगे मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर मंदिर था तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि अब भाई पहले क्या है सोनिका के पापा पूजा जोत लगाते थे हमारे कमरे में, पर जब मेरी मदर इन लॉ बोली कि अब तुम्हारा भी बेडरूम हो गया है, उनका जेठ का रिश्ता तो वो कैसे आएंगे जोत बत्ती करने के लिए, तो तुझे करनी है। तो मैं सच में यकीन मानो कि अब आलस कर जाती थी, जोत लगाती थी नहीं लगाती थी, ऐसे करती थी। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ मैं कि मैं ऐसे करती थी। लेकिन जब मेरे पास बुरा टाइम आया वो मैं आप ये बता नहीं सकती कि मैं मतलब पंडितों के मैंने कितने धक्के खाए हैं, और ये पूजा कर और वो पूजा कर, और 2-2 ढाई घंटे में मंदिरों में बैठी रहती थी, मतलब पूजा के लिए 2-2 ढाई घंटे बैठ जाती थी मैं कि अब मुझे ये मंत्र करना है। किसी ने कितने हजार मंत्र बता दिए, किसी ने कुछ बता दिया, पर यार करना पड़ता है। लोग चाहे कोई कुछ भी कहें, पर देखो मैंने ये सब किया है, बहुत बुरा टाइम देखा है मैंने। भगवान किसी की ज़िंदगी में ना लाए ऐसा टाइम, मेरे को लगता है कि मैंने पर फेस किया है। मतलब ये फ्रेंड मैं मुकुट मैंने इसलिए चेंज करा, वो वाला सूट नहीं कर रहा था और उसकी मैचिंग का मुकुट नहीं है। तो मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि जिनके पास सब कुछ है ना यार, आप लोग ना दूसरों को बात मत मिलाया करो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जिनके पास हमारे रिलेटिव से जिनका खूब पैसे की मौज है, सब कुछ मौज है, वो कहते थे क्या है ये पंडितों की धक्के खाती रहती है, क्या करती है ये। भैया आप मेरे मन से पूछो कि मैंने वो एक एक पल, एक एक टाइम, एक एक मतलब अपनी ज़िंदगी कैसे निकाली है। 2003 में हमारी फ्रेंड्स फैक्ट्री बंद हुई थी, और मतलब 2003 से हम 25 तक आ गए हैं। अब जाके कुछ बेटर हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं कह सकती मैं, पर हाँ भगवान की दया कृपा हुई है हमारे ऊपर, कुछ बेटर हुआ है। तो आप ये देखो 2003 में फैक्ट्री बंद होने के बाद कितना लंबा टाइम मतलब हम लोगों ने स्ट्रगलिंग में निकाला है, कि जो मेरा अच्छा टाइम था वो बेचारे बच्चों को याद ही नहीं है। उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, पैदा ही हुए थे, 2 ढाई 3 साल के थे बस। वो टाइम मतलब हम लोगों ने निकाला, इतने साल निकाल दिए। और पंडितों के जाते थे, पंडित कहते थे 2023 में कुछ ठीक होगा, 2025 में। आप ये देखो 2003 में इंसान जा रहा है और पंडित कह रहा है 2023 में जाके आप ठीक होंगे, तो आधा इंसान तो वहीं मर गया ये सुन करके कि अभी अरे 20 साल है अभी तो हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड में, 20 साल हमें और झेलना है। तो आप ये सोचो ना हमारी क्या हालत होती होगी उस टाइम पे, कि मतलब मैंने जो जब मैं जाती थी 2003 में, 2004 में जब सुनने को मिलता था 2023 में कुछ सुधार आएगा, 2025 में कुछ सुधार आएगा, 2024 में आपके सुधार की मतलब प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मेरी उस टाइम की मेरी भावनाएं, मेरी ज़िंदगी। और देखो जो सब्सक्राइबर्स हमारे दुख सुख में जुड़े हैं ना, वो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। बाकी लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि लोगों को क्या है वीडियो देखनी है, बस मजाक बनाना है, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं वीडियो में और कुछ भी लिख देना है, ये है। मैं तो ये कहती हूँ देखो ऐसे लोगों को क्या है, उनको पता है कि हमारी वीडियो बोरिंग है, हमारी वीडियो में कुछ नहीं होता, भाई देखो ही मत ना। वीडियो का कोई ऐसे ज़बरदस्ती वाली बात तो होती नहीं कि आप देखो फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करो। तो फ्रेंड्स ये मेरी ज़िंदगी रही है मेरे साथ में। तो मेरे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं बताओ, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इतना रूप आ रहा है मेरे गोपाल जी पे कि बस मेरी नज़र ही नहीं हट रही, आप लोगों की तो क्या हटेगी। तो मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरे गोपाल जी दमकते हैं ना, ऐसी मैं भी दमकूँ। कितने सुंदर से मेरे गोपाल जी, मेरा दिल कहता गाल खींच लूँ इनके, पर हाथ में नहीं आते। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग, बाकी की देख लेते हैं, बहुत बकवास हो चुकी है। जब हमने वीडियो बनानी शुरू की थी ना, तो मैंने आपको बताया था चाइनीज़ ऐप पे हम छोटी छोटी वीडियो डालते थे। जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया तो दीक्षा को एडिटिंग करनी नहीं आती थी, व्लॉग डालने नहीं आते थे। मतलब ये सोचो हमने कितनी मेहनत की, उसने यूट्यूब सर्च कर करके तरीका सीखा, कैसे वीडियो बननी है, कैसे एडिट होनी है, कैसे डलनी है। इतने टाइम बाद वो, अब लोग क्या उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, भाई ये देखो मेरी बेटी कितना स्ट्रगल कर रही है। मैं तो ये कहती हूँ, तो मैं तो उसके लिए मेरी तरफ से तो हेड्स ऑफ है। मेरे बेटे के लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी, मेरे बेटे ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो आज मेरी बेटी ने लाइन चुनी है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, जिसने जो बोलना बोलो। लेकिन मेरे को लगता है कि आज वो बहुत मेहनत कर रही है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और मैं कहती हूँ काम कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में ज्वेलर बनना लिखा हो, हर किसी के मीलें चल रही हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हों। देखो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, पता नहीं हमने नए पुराने जन्म में, पिछले जन्म में
क्या बुरे कर्म करे जो हमने इतना स्ट्रगल पीरियड देखा। और मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चों ने भी, बेचारों ने मेरे साथ ही, उनके भी कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि हम एक फैमिली बन के जुड़ गए। क्योंकि क्या होता है, अगर फैमिली में एक मेंबर परेशान है, मतलब घर के जो सब पे जो दिक्कतें आनी है वो सब पे ही आती हैं। फैमिली मेम्बर्स को सबको ही फेस करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने स्ट्रगलिंग पीरियड मैंने खुद झेला। बच्चों को, हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे, पर यह बड़े होने के बाद भी मेरे बच्चों ने बहुत कुछ देखा, बहुत अपनी इच्छाएं मारी। जहाँ दुनिया के बच्चे ऐश करते थे, मेरे बच्चे काम करते थे। मेरी दीक्षा रात को 3-3 बजे तक मतलब जाग करके एडिटिंग करती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था। और मतलब अभी भी है, मतलब उसका स्ट्रगल चल रहा है, पर हाँ फिर भी वो थोड़ी बहुत कहीं इस्टेब्लिश हो रही है, हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। और भावेश का भी देखो बहुत अच्छा नहीं है, पर चलो जैसा हमारा है, जो हमारे भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है। जहाँ मेरे गोपाल जी ने इतनी सुनी है, थोड़ी सी और सुनेंगे, मेरे को उम्मीद है। तो फ्रेंड, मेरी दोनों ही बहनों के बेटा नहीं है। कमेंट आया किसी का, जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी दोनों बहनों के 2-2 बेटियाँ, उनके यहाँ बेटा नहीं है। और साथ छोड़ के जाने की बात तो ये है कि देखो, जो अकेली फैमिली में रहता है ना, वो जॉइंट फैमिली की वैल्यू नहीं समझ सकता। लेकिन मैं क्या है, मैं अपने मायके में भी, मेरे जो डैडी घर थे वो 4 भाई थे और चारों हम एक ही मकान में रहते थे। 500 गज का मेरा मकान था हमारा वहाँ पे, दादी वाला। और उसी में बीच में बहुत बड़ा चौक था, चारों तरफ कमरे थे, हम सबको एक एक कमरा मिला हुआ था। और जॉइंट फैमिली थी, वहाँ पे भी हम लोग खाटे डाल करके एक साथ रहते थे। और उसके बाद जब मम्मी पापा ने अपना मतलब अलग लिया, हम शिफ्ट हुए, तो तब भी वो भी घर के पास ही था। तो मतलब उस टाइम पे भी सब बच्चों का, चाचा वगैरह के फैमिली का आना जाना बहुत था। और आज भी हमारे यहाँ जो है, मेरी चाचियों का जैसे बेटी नहीं है, तो हम ही सारे रिचुअल करते हैं। तो यही देखते देखते मैं अपने ससुराल में आई थी। मेरे ससुराल में भी जॉइंट फैमिली थी और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। उसके बाद हम लोग रोहिणी जब गए, तो मैंने भाभी जी को, अम्मा को बोला था अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं गए। तो बस फिर जब हम रानी बाग आए, तो फिर हम साथ में ही रहते थे, ऊपर नीचे। और देखिए, हर जॉइंट फैमिली में क्या होता है, थोड़े बहुत तो गिले शिकवे होते हैं। ये नहीं है कि हर फैमिली पूरी होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन मुटाव छोटी मोटी बातों पे हो जाता है। पर फिर भी यही ज़िंदगी, हंसते काटते लड़ते मरते हम लोगों ने जो है पूरी ज़िंदगी एक साथ काटी है। और दूर जाने के बाद भी देखो, मनों में गुंजाइश होनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूर और पास का। और सामान मांगने की बात यह है कि पहले क्या था, हमारी अम्मा जी जो वो इकट्ठा सामान लेती थी, तो मेरे को आदत थी कि मैं समेट के थोड़ा थोड़ा सामान रखती थी, बाकी सब भाभी जी रखती थी। इसलिए मैं उनसे जो है बार बार सामान मांगती थी कि भाभी जी ये दे दो, भाभी, क्योंकि अम्मा एक साथ इकट्ठा स्टॉक खरीद के रख लेती थी। और मैं थोड़ा सा लेके आती थी अम्मा से कि बाद में ले लूँगी, बाद में ले लूँगी। तो इसीलिए उस मतलब जो मैं आवाज़ें मार के मांगती थी, उस पर भी बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे लोगों के कि आप तो सारा दिन मांगते रहते हो, आप तो। क्योंकि क्या होता है, जब हम मांगते हैं ना, हम वीडियो बनाते थे, लेकिन जब ऊपर से कोई भाभी जरा कैसा कोई कुछ लेता था तो वीडियो नहीं बनती थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने मांगा उन्होंने मांगा। देखो, जॉइंट फैमिली में यूँ ही ज़िंदगी कट जाती है, ले करके दे करके। कभी ना उन्होंने इस बात का फील करा कि ये हमसे मांगे जा रही है, ना कभी हमने कभी फील किया। तो ऐसी ज़िंदगी कट रही थी। अब देखो, अभी 1 साल है हमारा जाने में, तब तक कैसे क्या होता है। और मैं तो कहती हूँ हमारी तो चलो बहुत अच्छी कट गई, आगे आने वाली जो बहू है वो मिलाकर बना करके रखें। और फ्रेंड्स के साथ ही मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे साथ स्कैम होते होते बचा है कि मैंने भावेश का बायोडाटा शादी के लिए डाला हुआ था। तो जैसे क्या होता है, कई लोग फ्रॉड लोग क्या करते हैं, बीच में ग्रुप में डल जाते हैं। उन्होंने वहाँ से नंबर ले करके और डायरेक्ट मुझे किसी का बायोडाटा भेज दिया और बोले कि हम आपसे बात करा देंगे। जबकि वो ग्रुप ना बिल्कुल फ्री है, मतलब वहाँ पैसे की कोई काम नहीं है, वो समाज सेवा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैंने उनको बोला कि भी इतनी दूर का तो हमने लिखवाया नहीं, आपको नंबर कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी ब्रांचेज़ हैं, हमारा हेड ऑफिस है, हमारा ये है। तो मैंने कहा चलो होगा। तो वो लड़की का बायोडाटा हमें पसंद आ गया, वो बोली जी आपका बेटा बायोडाटा पसंद आ गया उनको, बेटे का। मैंने कहा ठीक है। बोली मैं कॉल पे बात करा देती हूँ आपकी रेफरेंस, मतलब क्या बोलते हैं यार, वो जो कॉलेज जोड़ देते हैं, भूल गई मैं क्या बोलते हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बात करा दी। अब मुझे जो जेंट्स ने बात की ना, देखो मैं किसी कास्ट वास्ट का नाम नहीं लेना चाहती, उनके बोलने से ना मुझे वो बनिया नहीं लगे। उनके बात करने के तरीके से मुझे उनकी टोन जो थी ना, वो बनियों वाली नहीं थी। कैसी टोन थी वो मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब जो भी है सबकी अपनी भी लैंग्वेज होती है। तो मुझे तभी डाउट हुआ कि ये बंदा जो है, मतलब इस टोन में, मतलब टोन थोड़ी अजीब सी थी। मैंने उनसे पूछा भी कि मैंने कहा आप कौन से बनी हो, हरियाणा के हो, यूपी के हो? बोले जी हरियाणा के हैं। फिर उन्होंने जो एड्रेस उसमें मेंशन करा था, एड्रेस नहीं दिया हुआ था उन्होंने, खाली जगह का नाम दिया हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कुछ और जगह बताई।
फिर एकदम से हो सकता है उन्होंने किसी ने इशारा विशारा किया हो तो वो बोले कि हम वहाँ रहते हैं, क्योंकि बायोडाटा में उन्होंने वो वाला जगह डाली हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, पर उनके बोलने से मेरे को मतलब नहीं लगा। फिर बड़े उतावले थे वो जल्दी मिलने के लिए। वो बंदा ये नहीं सोचा था भी डिटेल तो निकालूँ मैं, मुझे अपनी बेटी देनी है किसी के घर में। तुम अगर बेटी दे रहे हो किसी के घर में तो नेचुरल है कि थोड़ा बहुत तो उसकी इंक्वायरी वगैरह करोगे। मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वो बंदे को कोई ध्यान मतलब ही नहीं। मैं बता रही हूँ मेरी बेटी का ये है, उनको वो भी कोई मतलब नहीं कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल है। तो ये भी नहीं उन्होंने पूछा क्या नाम है, हम बात करें। और जो बिचौलन लड़की थी वो बार बार आंटी एड्रेस नहीं देना, आंटी वो बीच बीच में ऐसे बोल रही थी कि एड्रेस नहीं देना। तो मैंने कहा ठीक है चलो नहीं देना एड्रेस। तो अब फिर क्या हुआ, बात होने के बाद फिर वो बोले हाँ, लड़की वाले बोले जी हम 70-80 लाख रुपए लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे लालच दिया। तो मैंने कहा चलो लगाना लगूना तो बात की बात है। फिर बोला मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो फिर वो लड़की ने उनका कॉल काट करके मेरे से बोली कि ना आप एक काम कीजिए, अब मैंने आपकी बात करा दी, आप ना फटाफट से 6100 रुपये जमा करा दीजिए, हमारी फ़ीस है। तो मेरे को ये हैरानी हुई। पहले तो मतलब मुझे थोड़ा सा लगा डाउट उस आदमी के बोलने से। तो फिर मैंने कहा कि देखो जिसने मुझे ग्रुप में जोड़ा ना, पहले मैं वो मेरे जान पहचान वाले हैं, पहले मैं उनसे बात करूँगी और आपकी डिटेल जो है वो मैं उनको भेजूँगी। अगर वो कहेंगे कंफर्म करेंगे तभी मैं पैसे डालूँगी। तो उसने डिटेल भेज दी। तो जैसी मैंने बात की जिन्होंने मुझे जोड़ा है, तो वो बोले अच्छा ठीक है आप डिटेल भेजो। मैंने डिटेल भेजी, पता चला वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे। अब पता नहीं ये मुझसे चार्ज मांग रहे थे। तो उस लड़की ने क्या करा, वो डिटेल डिलीट मार दी मेरे फ़ोन में जो उसने भेज रखी थी। अब दोबारा मुझे कॉल करके कह रही है कि आपने रुपए नहीं डलवाए। और मैंने कहा आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। कह रही नहीं जी हम लोग का चार्ज लेते हैं, हम आप पे बायोडाटा भेज रहे हैं। और लोग जो फ्री वाले होते हैं वो तो बायोडाटा भेज देते हैं, खुद बातचीत करनी पड़ती है, हम आपकी खुद बात करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे स्कैम से मैं बच गई। बात रुपयों की नहीं थी, 6000 रुपये 6100 रुपये डालने की, पर ये था ना ये स्कैम चल रहे हैं। तो आप लोग भी इस बात पे ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये हो चुका है। अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए, तो पैसे देने से पहले प्लीज़ कंफर्म कर लें कि आप सही जगह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने तो ये दिमाग लगाया और मतलब बच गई मैं स्कैम से, नहीं तो आज मेरे 6100 रुपये जाते। तो हो सकता है ग्रुप में कोई जुड़ गया हो, वहाँ से नंबर देख करके उन्होंने बायोडाटा भेजा करा ये सब। तो ये सब मेरे साथ हो रहा था फ्रॉड, लेकिन मैं बच गई।